नमस्कार। हम जो राजस्थान पॉलिटी के जो लेक्चर चला रहे हैं, उसी सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में देखते हैं आज। इसमें देखें तो ये एक सदस्यीय संवैधानिक आयोग है। ठीक है ना। तो हम आयोग जो देख रहे हैं उसमें राज्य निर्वाचन आयोग, एक सदस्यीय संवैधानिक आयोग का मतलब है कि ये एक सदस्य होते हैं इसमें राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है ना। ये संरचना है इसकी। और संवैधानिक आयोग क्यों है? क्योंकि इसका प्रावधान संविधान में किया गया है, इस वजह से ये संवैधानिक संस्था है। ठीक है। संविधान में प्रावधान देखें तो ये हमारे को मिलता है अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 जेड ए। अनुच्छेद 243 जेड ए, इनकी दोनों में हमारे को इनके प्रावधान मिलता है। मूल संविधान में प्रावधान नहीं था। आपको जानकारी है कि 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन किया गया था उसके द्वारा इनमें प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद जो देखें हम 73वां संविधान संशोधन, उसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाएं हैं उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और 74वां संविधान संशोधन है उनके उसके द्वारा जो हमारे नगरीय निकाय है उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है। तो इसमें देखें हम तो मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था। इनके द्वारा जो ये संविधान संशोधन किए गए थे 1993 में, 1993 में। ठीक है। तो उसके द्वारा ये संविधान संशोधन किया गया था। तो और ये इस वजह से प्रावधान किया गया राज्य निर्वाचन आयोग। आपको जानकारी है कि हमारे पास एक केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग का कार्य क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जो संसद के दोनों सदन है, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है। तो इनके निर्वाचन करवाने के लिए तो हमारे पास, और इवन जो राज्य के विधानमंडल है, विधानसभा और जो विधान परिषद है, उनके निर्वाचन करवाने के लिए तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। ठीक है। और वो मूल संविधान में उसका प्रावधान किया गया था। और उसके बारे में जानकारी दूँ, अनुच्छेद 324 में उसका प्रावधान है। तो यह है केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी। ठीक है। तो उसी के तौर पे हमने जब पंचायती राज संस्थाओं को और नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा जब दे दिया, तो इनके निर्वाचन करवाने के लिए भी हमारे पास एक संस्था होनी चाहिए थी। तो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। ठीक है। तो 73वें और 74वें, मतलब जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, तो उसके द्वारा तो अनुच्छेद 243 के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया। और उसी तौर पे जो 74वां संविधान संशोधन था उसके द्वारा अनुच्छेद 243 जेड ए। ठीक है ना। तो इसके द्वारा इसमें प्रावधान किया गया था राज्य निर्वाचन आयोग। दोनों में ही राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ये पंचायती राज संस्थाओं के लिए और ये नगरीय निकायों के चुनाव करवाने के लिए। ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 जेड ए, इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान मिलता है। ठीक है। उसके बाद में देखें तो राजस्थान का जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1 जुलाई 1994 को। ठीक है। 1 जुलाई 1994 को राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 में भी इसका प्रावधान मिलता है। जब ये हमारे जो 73वां 74वां संविधान संशोधन किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो उसी को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 लेकर आई थी राजस्थान सरकार। तो उसी की जो धारा देखे 120 में, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 में भी हमारे को राजस्थान जो ये निर्वाचन आयोग है उसके बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। और इसी के तौर पे एक और आपको बताऊं तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 11 और 12 में भी इसका प्रावधान है। ठीक है। तो पंचायती राज अधिनियम के तौर पे ही राजस्थान सरकार 2009 में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम लेके आई थी, और उसकी भी धारा 11 में और धारा 12 में हमारे को राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। और इसमें देखें तो जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है उसके जो प्रमुख हैं या मुखिया हैं वो होते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है। और हमने शुरू में देखा था कि ये एक सदस्यीय संस्था है, तो इसी वजह से, क्योंकि एक निर्वाचन आयुक्त होता है हमारे पास। ठीक है। केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है वो एक बहुसदस्यीय संस्था है। उसमें संरचना होती है 1+2। ठीक है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं वहाँ पे और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो वो 3 सदस्यीय संस्था है केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त। मूल संविधान में तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग था, वो भी एक सदस्यीय संस्था थी। लेकिन 1993 के बाद में ये बहुसदस्यीय संस्था है, मतलब 3 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है। और एक चीज़ वैसे आपको मैं बताना चाहूँ तो जो हमारे इसी चैनल पे आपको केंद्र में जो केंद्र के स्तर पे जितने भी संवैधानिक और अन्य जो आयोग है उनके बारे में भी आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो वो आप पहले देख सकते हैं। तो उसके माध्यम से आपको जो राज्य के निर्वाचन आयोग है उनको पढ़ने में सहूलियत रहेगी थोड़ी सी, क्योंकि आप तुलनात्मक दृष्टि से देखते चलेंगे। ठीक है। थैंक यू।
उसके बाद में देखें तो ये हमने देख लिया कि नगर पालिका अधिनियम 2009 है, उसकी 11 धारा 11 और 12 में इसका प्रावधान मिलता है। संरचना के बारे में वो ये एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो राज्य के स्तर पे एक सदस्यीय संस्था यही है, क्योंकि इसका प्रधान जो है वो एक ही है, अन्य कोई निर्वाचन आयुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उसके अधीन में इनके पास होते हैं एक सचिव। और जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, उसका जो सचिव होता है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, जो एक आईएएस अधिकारी होता है। आपको जानकारी होगी कि राज्य के स्तर पे एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं, जो आईएएस अधिकारी होते हैं। और इसके बारे में अन्य जानकारी में भी आगे हम जानकारी लेंगे। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो सचिव होता है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही होता है। ठीक है, उसके नीचे एक उप सचिव होता है जो एक आरएएस अधिकारी होता है। उसके बाद में देखें तो ये तो होती है राज्य स्तर की संरचना। राज्य स्तर पे ये 3 पद है हमारे पास वहाँ पे। और वैसे देखें तो संवैधानिक पद एक ही है, राज्य निर्वाचन आयुक्त, ये संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखिए जिला स्तर पे तो जिला निर्वाचन या जिला पंजीकरण अधिकारी होता है। ठीक है, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है या जिला पंजीकरण अधिकारी होता है। और ये जो जिला कलेक्टर होता है वही हमेशा जिला निर्वाचन अधिकारी या जिला पंजीयन अधिकारी होता है। ठीक है, उसके बाद में देखें तो इसके अधीन होता है सहायक निर्वाचन या सहायक पंजीयन अधिकारी। ठीक है, सहायक पंजीयन अधिकारी जो एक आरएएस ऑफिसर होता है। नॉर्मली जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो होते हैं उन्हीं को ये इस पद पे नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसके अधीन पीठासीन अधिकारी होते हैं। ठीक है ना, और पीठासीन अधिकारी के अधीन बूथ स्तरीय अधिकारी होता है, बीएलओ। ठीक है ना, बूथ लेवल ऑफिसर। ठीक है, ये सबसे नीचे पद ये होता है हमारे पास। तो ये पूरी संरचना है राज्य स्तर से लेके ग्राम स्तर तक की। ठीक है, और ये सभी पद देखें तो ये परमानेंट पद नहीं है राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन। ये राज्य सरकार के कर्मचारी हैं जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन एक प्रतिनियुक्ति पर कार्य करते हैं। और प्रतिनियुक्ति के संबंध में देखें तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो राज्यपाल महोदय से प्रतिनियुक्ति के लिए स्टाफ के जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके आधार पे इनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में प्रावधान देखते हैं हम। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में देखें तो इनके बारे में योग्यता देखें तो सेवानिवृत्त आईएएस जिसे प्रधान सचिव के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो। तो योग्यता इसमें यह है कि ऐसा कोई भी आईएएस अधिकारी, मतलब सेवानिवृत्त रिटायर्ड आईएएस अधिकारी होगा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में जिसने 5 वर्ष न्यूनतम 5 वर्ष के लिए कार्य किया हो। ठीक है, तो ये योग्यता हो गई। नियुक्ति के बारे में देखें तो राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है और वो राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश है। वो ये राज्यपाल महोदय करेंगे नियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त को। और आपको जानकारी है कि वो ये राज्यपाल महोदय राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करते हैं। तो राज्य मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर इनको नियुक्त किया जाता है राज्यपाल महोदय के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में देखें कार्यकाल। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। ठीक है, कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष हो सकता है या फिर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक हो सकता है मैक्सिमम। ठीक है, त्यागपत्र राज्यपाल महोदय को त्यागपत्र दे सकते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, वेतन भत्ते देखें तो मुख्य सचिव के समान, जो राज्य में सर्वोच्च प्रशासनिक पद है मुख्य सचिव, तो उनके इक्वल इनको वेतन भत्ते प्रदान किए जाते हैं। और ये वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। ठीक है, ये भी इनकी स्वायत्ता या स्वतंत्रता के लिए प्रावधान है कि संचित निधि पर भारित होता है ये। उसके बाद में देखें तो वार्षिक प्रतिवेदन। तो जो भी राज्य निर्वाचन आयोग है या राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल महोदय को सौंपते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखें इनकी सेवा शर्तों के बारे में। तो सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल महोदय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखें तो निष्कासन या पद मुक्ति, इनको पद से हटाने के बारे में देखें तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हटाया जाता है ये। देखो ये स्पेशल है यहाँ पे कि नियुक्ति और बाकी सब मामलों में तो अधिकार राज्यपाल महोदय के पास है, लेकिन अगर पद से हटाने की बात हो तो राष्ट्रपति महोदय ही हटा सकते हैं पद से। ठीक है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ये 1 मिनट ये अलग है यहाँ पे। जो निष्कासन के बारे में देखें तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान हटाने की पद्धति है। ठीक है, तो जिस पद्धति से उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको हटाया जा सकता है, उसी पद्धति से इस राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस पद्धति से हटाया जा सकता है? वो जो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उसके न्यायाधीश को जिस पद्धति से हटाया जा सकता है उसी पद्धति से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस पद्धति से हटाया जा सकता है उसी पद्धति से राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। ठीक है, इसमें प्रावधान देखें हम देखें तो अनुच्छेद 124 4 में हमारे को प्रावधान मिलता है कि जो उच्चतम न्यायालय उनके न्यायाधीशों को हटाने की पद्धति मिलती है हमारे को अनुच्छेद 124 4 में। और उसी पद्धति के आधार पर हटाया जाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को
और उसी के आधार पे है फिर हमारे जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है। और उसमें हम देखें, इसमें जो जो पद्धति है इसके बारे में देखें तो सबसे पहले इसमें राष्ट्रपति महोदय के द्वारा हटाया जाता है और उसके दो आधार हो सकते हैं, साबित कदाचार और अक्षमता। ठीक है, इसमें भी देखें तो इसके बारे में सबसे पहले जो संसद के दोनों सदन है, जो लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। और वो प्रस्ताव अगर लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सदस्य एक प्रस्ताव लाने वाले होने चाहिए, और अगर राज्यसभा में लाया जा सकता है तो न्यूनतम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, ये न्यूनतम सदस्य होते हैं। और उसके बाद में जो भी जिस भी सदस्य में लाया गया है उस सदन के जो भी पीठासीन अधिकारी है, मतलब लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, वो इस के बारे में इसको स्वीकार भी कर सकते हैं या अस्वीकार भी कर सकते हैं। अगर स्वीकार करते हैं तो उसके बाद में 3 सदस्यों की एक समिति का गठन किया जा सकता है, गठन किया जाता है जो भी पीठासीन अधिकारी के द्वारा। उस समिति के द्वारा जो भी सिफारिश दी जाती है, उस सिफारिश के आधार पे उसके बाद में फिर वोटिंग होती है। जिस भी सदन में लाया गया था उस सदन में वोटिंग होगी और इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, विशेष बहुमत से उस सदन में अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके बाद में वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में भी उसमें वोटिंग होती है। और अगर उसमें भी अगर विशेष बहुमत से पारित हो जाता है तो उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय उस पद से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटा देते हैं। तो ये पद्धति हम देख रहे थे अनुच्छेद 124(4) की, जिसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो यही पद्धति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अपनाई जाती है और उसी पद्धति को जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उनको हटाने के लिए उसको अपनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने पूरी प्रावधान देख लिया इनको निष्कासन का या पद से हटाने का। उसके बाद में देखें तो पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं है, मतलब राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसी पद पे दोबारा से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में देखें तो आयोग के कार्य, मतलब राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है। ठीक है, तो उसमें देखें पंचायती राज और नगरीय निकाय हैं, उनके चुनाव एवं उपचुनाव करवाना। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास जो केंद्र के स्तर पे संसद है, मतलब राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, और राज्य के स्तर पे विधानमंडल, मतलब विधानसभा और विधान परिषद। इन जो संस्थाएं या पद हैं इनके लिए तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है, जो एक संवैधानिक संस्था है जिसका वर्णन 324 में है, वो इनके लिए निर्वाचन करवाता है। लेकिन जो पंचायती राज संस्थाएं हैं और नगरीय निकाय है, जिनको 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, तो इनके निर्वाचन करवाने के लिए ही हमने राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया था, जिसके प्रावधान के बारे में हमने अभी देखा ही है कि अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 जेड ए। ठीक है, ये रेस्पेक्टिवली ये तो है पंचायती राज संस्थाओं के लिए और ये है नगरीय निकायों के लिए। तो पंचायती राज और नगरीय निकाय है उनके चुनाव करवाना, उपचुनाव करवाना, और बेसिकली यही काम है। अगर हम मोटे तौर पे देखें तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए और नगरीय निकायों के लिए चुनाव करवाना, उपचुनाव करवाना, यही इसका मूलभूत कार्य है। अब इससे जो भी इसके सब्सिडरी कार्य हैं वो हम दे सकते हैं कि जब निर्वाचन करवाएंगे तो आचार संहिता भी लागू करेंगे, उसको लागू भी करने के लिए उसको इफेक्टिवली उसका क्रियान्वयन भी करवाएंगे। तो वो सब चीज़ें इनके द्वारा कार्य किए जाएंगे। तो वो देख सकते हैं कि हम देखें मतदाता सूचियों का नवीनीकरण करना। ठीक है, तो इसके लिए अगर निर्वाचन करवाना है तो मतदाता सूचियाँ भी तैयार करवानी पड़ेंगी, उनको अद्यतन या अपडेट करना, नवीनीकरण करना। तो वो हो गया। उसके बाद में देखें तो चुनाव के समय आदर्श आचार संहिता लागू करना। ठीक है, तो आचार संहिता को लागू करवाना भी होगा इनका कार्य। चुनाव चिन्हों का आवंटन करना। ठीक है, संबंधित विवादों का समाधान करना। तो पंचायती राज और नगरीय निकाय जब होंगे तो विभिन्न सारे जो दल हैं या जो भी उम्मीदवार हैं उनको चुनाव चिन्हों का आवंटन किया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, और चुनाव चिन्ह से संबंधित अगर कोई विवाद क्रिएट होता है तो उस विवाद का समाधान भी राज्य निर्वाचन आयोग ही करेगा। ठीक है, निर्वाचन सुधारों को लागू करना। हम देखते हैं कि समय समय पर विभिन्न जो चुनाव सुधार लागू होते हैं, कि जैसे कुछ नई टेक्निक्स अपने जो स्वीकार की जाती है, जैसे ईवीएम को अपनाना और अन्य जो भी सुधार हैं उनको हमें लागू किया जा सकता है। ठीक है, निर्वाचन स्थल पर आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था करना। ठीक है, जो भी हमारे पास निर्वाचन के समय निर्वाचन स्थान है उसमें विभिन्न सारी मतदाताओं की सुविधा के लिए अनेक वहाँ पर व्यवस्थाएं की जाती है। ठीक है, तो वो व्यवस्थाएं करवाना भी राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। और ये सब व्यवस्थाएं वगैरह हैं और जो अन्य कार्य भी हैं, तो ये राज्य निर्वाचन आयोग है, वो हमारी जो भी इसके जो भी अधीनस्थ कार्मिक हैं, कि वो भले ही जिला निर्वाचन अधिकारी हो, सहायक निर्वाचन अधिकारी हो, पीठासीन अधिकारी हो, बूथ लेवल ऑफिसर हो, तो उनके माध्यम से इन कार्यों को ये संपन्न करवाते हैं। ठीक है, परिसीमन कार्यों में राज्य सरकार को सलाह देता। जो भी परिसीमन का कार्य होता है, ठीक है, विभिन्न सारे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं
तो उनके जो सीमांकन को रखा होता है, परिसीमन कार्य होता है, तो उसमें भी इनके द्वारा सलाह ली जाती है। ठीक है। निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति, जो भी हमें अभी मैं बता रहा था कि राज्य निर्वाचन आयोग है अपने अधीनस्थ विभिन्न जो भी कार्मिकों को जो कार्य करने के लिए नियुक्त करता है, और वो राज्य सरकार के कार्मिक होते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है, और वो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग है वो अधिकृत है। उसके बाद में देखें मतदाता जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना, समय समय पर मतदाताओं को इलेक्शन के बारे में जागरूक करने के लिए भी विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो चुनाव स्थगन और निरस्त करना, अगर कहीं पे ऐसी कोई अनियमितता या अव्यवस्था उत्पन्न होती है, तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास अधिकार है कि वो जो भी निर्वाचन हो रहा है या चुनाव होना है उसको स्थगित कर सकते हैं। ठीक है, पोस्टपोन कर सकते हैं उसको इलेक्शन को, या फिर निरस्त निरस्त भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम देखें मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बारे में। हमने अभी जब राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना हम जब देख रहे थे, तो उस समय मैंने बताया था कि सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद है वो है राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयुक्त। और राज्य निर्वाचन आयुक्त का अधीन होता है सचिव का पद, और सचिव जो होता है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। तो एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयुक्त अलग पद है और मुख्य निर्वाचन अधिकारी एक अलग पद है। ठीक है। तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो राज्य निर्वाचन आयोग का सचिव के रूप में कार्य करता है। ठीक है। और इसकी नियुक्ति के बारे में देखें तो भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, एक्चुअली ये देखें हम तो केंद्रीय जो निर्वाचन आयोग है उसके प्रतिनिधि के रूप में राज्य स्तर पे कार्य करते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है। तो इसकी नियुक्ति होती है वो राज्य सरकार करती है और केंद्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पे। ठीक है, ये एक आईएएस अधिकारी होते हैं। ठीक है। और इसका कार्य देखें मुख्य निर्वाचन अधिकारी का, तो वो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाना। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग है जिसका वर्णन है अनुच्छेद 324 में। ठीक है, ये एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है। और इसका कार्य मैंने आपको बताया था कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का कार्य ये होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इनके चुनाव करवाना केंद्रीय निर्वाचन आयोग है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के इन्हीं कार्यों को करवाने के लिए राज्य स्तर पर उन्होंने इनके द्वारा एक पद निर्धारित किया गया है, वो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पद। ठीक है। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, लेकिन सिफारिश ली जाती है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग से ली जाती है। ठीक है। और वर्तमान में देखें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, ठीक है ना, वर्तमान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो है नवीन महाजन, ये आईएएस अधिकारी है जो वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, नवीन महाजन। ठीक है। उसके बाद में देखें राज्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में संवैधानिक और अन्य जो प्रावधान है वो सब देखें। अब हम देख रहे हैं कि अभी तक के जो भी निर्वाचन आयुक्त बने हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो हमारे पहले जो निर्वाचन आयुक्त बने थे वो थे अमर सिंह राठौड़। ठीक है। 1994 में बरस से 2000 तक। ठीक है। 6 वर्ष का कार्यकाल था इनका, 1994 से 2000 तक, और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है। ठीक है। तो ये हमारे पहले निर्वाचन आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़। ठीक है। दूसरे देखें नेकराम भसीन, 2000 से 2002 तक। ठीक है। इनका न्यूनतम कार्यकाल इन्हीं का रहा है, नेकराम भसीन का। ठीक है। उसके बाद थे इंद्रजीत खन्ना, इनका कार्यकाल था 2002 से 2007, 2002 से 2007 तक था इंद्रजीत खन्ना का कार्यकाल। उसके बाद देखें तो अशोक कुमार पांडे, ये 2008 से 2013। उसके बाद थे रामलू भाया, 2013 से 2017। आपको जानकारी होगी कि इनके अध्यक्षता में जो नए जो जिले बने थे उनके लिए समिति भी रामलू भाया समिति बनी थी, नए राज्यों के नए जिलों के गठन के लिए। ठीक है। उसके बाद थे प्रेम सिंह मेहरा, जो 2017 से 2022 तक रहे थे। और वर्तमान में जो हमारे मुख्य जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो है मधुकर गुप्ता। ठीक है। जो 2022 से वर्तमान में निरंतर है इसी पद पे, वर्तमान में इस पद का धारण किए हुए हैं। ठीक है। तो मधुकर गुप्ता है वर्तमान में मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है। उसके बाद में देखें कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। तो उसमें है कि राज्य में पंचायती राज चुनाव, प्रथम पंचायती राज चुनाव हुआ था 1960 में। अब आपके एक क्वेश्चन आएगा कि जो संवैधानिक दर्जा तो 1993 में मिला था पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संविधान संशोधन से, लेकिन उससे पहले भी चुनाव होते थे और पंचायती राज संस्थाओं का गठन पहले ही हो गया था। आपको जानकारी होगी कि पंचायती राज संस्थाओं का गठन 1959 में ही हो गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा नागौर में बगदरी गांव से ही पंचायती राज सबसे पहली ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। ठीक है। तो 1959 से स्टार्टिंग हो गई थी पंचायती राज की, तो संवैधानिक दर्जा बाद में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। तो पहले निर्वाचन भी जो राजस्थान में हुआ था वो 1960 में हो गया था।
ठीक है। प्रथम नगरीय निकायों का चुनाव देखें तो 1963 में हुआ था। ठीक है। और अब तक देखें तो कुल पंचायती राज चुनाव हुए हैं वो अभी तक टोटल 11 बार हुआ है। अभी तक टोटल 11 बार राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव हुआ है। उसमें भी देखें तो पंचायती राज विभाग के द्वारा जब संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था इसको पंचायती राज संस्थाओं को, अर्थात राज्य निर्वाचन आयोग का जब तक गठन नहीं किया गया था, तो 1994 तक, उससे पहले पंचायती राज विभाग के द्वारा ही चुनाव करवाए जाते थे इनके पंचायती राज संस्थाओं के। ठीक है। और उसके बाद से जो निर्वाचन जो करवाया जा रहा है वो करवाया जा रहा है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा, तो वो 6 बार करवाया गया है। ठीक है। तो टोटल अभी तक 11 बार चुनाव हुए हैं। ठीक है। उसमें भी 5 बार तो पंचायती राज विभाग ने करवाए हैं। ठीक है। तो 73वें संविधान संशोधन लागू हुआ था उससे पहले ये तो 5 बार हो गए थे, और उसके बाद में 6 बार राज्य निर्वाचन आयोग ने करवाए हैं। ठीक है। ये टोटल 11 बार अभी तक चुनाव हुए हैं। राज्य में अब तक कुल नगरीय निकायों की बात देखें, कुल नगरीय निकायों के चुनाव जो हुए हैं वो है टोटल 13 बार हुए हैं अभी तक। ठीक है। उसमें भी राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 बार करवाए हैं, और स्वायत्त शासन विभाग ने 7 बार कराए। ठीक है। टोटल 13 बार चुनाव हुए हैं नगरीय निकायों के। ठीक है। इसमें जो 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, मतलब नगरीय निकाय को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था जिसके माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था, तो उससे पहले तो स्वायत्त शासन विभाग हमारे पास जो नगरीय निकाय है उनके लिए स्वायत्त शासन विभाग है। ठीक है। उसने 7 बार निर्वाचन करवाए हैं। ठीक है। और उसके बाद में जब राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हो गया तो उसके बाद में राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 बार चुनाव करवाए, तो टोटल 13 बार चुनाव हुए। ठीक है। तो ये हमने कुछ जानकारी ली। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण ये और फैक्ट है कि द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बना था। ठीक है ना, जो सेकंड एआरसी जो बना था, तो उसने एक सिफारिश दी थी महत्वपूर्ण कि जो भी राज्य निर्वाचन आयुक्त है इसकी जो नियुक्ति होती है, तो हमने अभी देखा कि वर्तमान में जो नियुक्ति होती है वो तो राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है, और वो सिंपली राज्य मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सिफारिश के आधार पर कर दी जाती है। लेकिन इस जो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बना था इसने सिफारिश दी थी कि नियुक्ति के लिए एक नियुक्ति समिति बननी चाहिए। ठीक है। एक नियुक्ति समिति का गठन किया जाए, उस नियुक्ति समिति की सिफारिश के आधार पे जो राज्यपाल महोदय वो नियुक्ति करे, और इस नियुक्ति की समिति जो बने उसके अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री हो, उसमें सदस्य के रूप में विधानसभा अध्यक्ष हो, और अन्य सदस्य के रूप में विधानसभा में विपक्ष का नेता हो। ठीक है। तो एक 3 सदस्यों की एक समिति बने। इस 3 मेंबर्स जो कमेटी होगी, इस समिति के आधार पे राज्यपाल महोदय राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसकी नियुक्ति करे। ठीक है। ये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। भारत में हम देखें तो अभी तक 2 प्रशासनिक सुधार आयोग बने, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और एक द्वितीय। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में बना था, और ये 2005 में बना था। ठीक है। तो ये हमने इसमें एक जानकारी ली। ठीक है। ठीक है। तो हमने ये एक बेसिक जानकारी ली राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में, और इसमें और कुछ अगर आपका कुछ सुझाव हो तो आप बता सकते हैं। जो राज्य निर्वाचन आयोग का लेक्चर हमने देखा आज। थैंक यू।